और दूसरे फैक्टर्स पे बात करने के लिए गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, कल हमने देखा थोड़ा झिझक के बाजार क्रूड के फॉल पर रिएक्ट किया, बट एटलीस्ट एक बात तो हुई कि 15,500 वाला जो हमारा एक लक्ष्मण रेखा थी वो क्रॉस हो गई, और हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट भी आज सब करें, लेकिन रेंज अब 15,400 नीचे और 15,700-800 एक रेंज का अपमूव हुआ क्रूड की वजह से, क्योंकि पहली दिन जब परसों जब क्रूड गिरा तो बाजार ये नहीं किया था। आपको लगता है ये अपवर्ड बायस बनेगी क्योंकि क्रूड नीचे आया यहां से भी? और कल का मार्केट इजी मार्केट नहीं था। आप ऑटोज देखेंगे तो जी हाँ बहुत बढ़िया मार्केट था, मगर निफ्टी ऊपर नीचे साइडवेज सब जगह ऊपर नीचे गया था। तो कल मार्केट कोई बहुत इजी मार्केट टू कॉल नहीं था। जब मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो मार्केट में अक्सर दिशा परिवर्तन होता है। जब मार्केट एक लेवल या एक रेंज के अंदर काफ़ी जब ऊपर नीचे होने लगता है तो इसका मतलब बायर एंड सेलर आर ट्राइंग टू मीट, बायर और सेलर आर ट्राइंग टू कम टू अ कंसेंसस। तो एक अंदाज़ा है, देखिए शेयर बाज़ार के अंदर आप गारंटी तो कुछ नहीं दे सकते हैं, एक अंदाज़ा है जो मैंने ओवर द ईयर्स सीखा है कि जब मार्केट बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी करता है तो यानी पैटर्न चेंज होता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज होता है। तो लेट्स होप डायरेक्शन चेंज हो। अभी तो डायरेक्शन नीचे ही रहा है, अब ऊपर ही चेंज हो। पर मेरे लिए जो बड़ी स्टोरी या बड़ा ट्रेंड है वह यह है कि सेंट्रल बैंकर्स क्या कमोडिटी के अगेंस्ट जो फाइट है वो जीत रहे हैं, और यह दिख रहा है। युद्ध के काले बादल अभी नहीं खत्म हुए हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए वीट जो कि एक सेंसिटिव कमोडिटी है, जिसका प्रोडक्शन यूक्रेन से बहुत बड़ा आता है, उसके अंदर गिरावट आई है। अगर आप देखें ऑयल में गिरावट आई है। सप्लाई और डिमांड के बैलेंस के अंदर सप्लाई नहीं बढ़ी है, मगर फिर भी क्रूड नीचे आया है। अगर आप देखें जो सॉफ्ट कमोडिटी प्राइसेस है वह गिर चुके हैं, मेटल प्राइसेस इस समय गिर चुके हैं। किसी भी मेटल प्राइसेस ऊपर क्यों गए थे जी? रशिया का स्टील नहीं आ रहा था। मेटल प्राइसेस ऊपर, वीट प्राइसेस ऊपर क्यों गए थे? यूक्रेन से गेहूं नहीं आ रहा था। क्या वह चिंताएं खत्म हो गई है? जी नहीं, मगर फिर भी प्राइसेस गिर रहे हैं। बाजार प्रीमियम स्ट्रिप कर रहा है वापस, बाजार प्रीमियम को स्ट्रिप कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। कल शायद को हम जब बात कर रहे थे पीएमआई डेटा जो यूरोप से आया, अमेरिका से आया है, वह खराब आया है, तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है। अब इससे घबराना चाहिए या इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और इसलिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए बिकॉज जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं इकोनॉमीज के, वह और इंडिया के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। यूएस में अगर रिसेशन आ रहा है तो इसका मतलब नहीं इंडिया में रिसेशन आएगा। यूरोप में स्लो डाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर काली रात आने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको वही समझना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। और जिन भी कंपनीज ने मार्केट शेयर अपना पकड़ के रखा है इस हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट के अंदर, जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिरते हैं उनके पौ 12-25 होंगे। 12-25 मतलब मजे होने वाले। बिल्कुल राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात कर रहे हैं आपने कुछ, क्या ये अब आपको अपॉर्चुनिटी टेक्नोलॉजी आईटी स्टॉक्स में लगती है? क्योंकि कल दो पैक्स ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, मारुति ने तो ऑफकोर्स सरप्राइज किया, ऑटो तो चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी पैक को देखें वहां रिबाउंड अच्छा आ रहा है, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप और एक्सेंचर के जैसे रिजल्ट्स आए, रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने बढ़ाई है, भले ईपीएस गाइडेंस थोड़ी कम की हो। क्या आपको लगता है अभी अपॉर्चुनिटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में है? आप शायद ये पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि वैल्यू टेक्नोलॉजी गिरना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता टेक्नोलॉजी स्टॉक ज्यादा गिरने चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से जो बड़ी ट्रेड है वो कमोडिटी कंज्यूमर्स है अभी भी। मुझे जैसे कल हम इंडिगो की बात कर रहे थे, आई विल नॉट बी सरप्राइज कमोडिटी कंज्यूमर्स, स्पेशली अगर आप सोचिए किन कंपनियों में, किन प्रोडक्ट्स के अंदर कमोडिटी की कंजम्पशन ज्यादा है। अब ब्रिटानिया है, बिस्किट बनाती है, जी हाँ, अगर गेहूं के प्राइसेस नीचे जाते हैं उसको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वोल्टास एसी बनाती है, मेटल प्राइसेस नीचे आते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट उसको मिलेगा। कोई भी कंपनी जो थर्मैक्स है वह कॉपर के मोटर्स बनाती है, कॉपर के प्राइसेस नीचे आएंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि वो ट्रेड है। टेक्नोलॉजी की आपने बात करी, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अब नहीं गिरेगा। मुझे क्यों लगता है नहीं गिरेगा? बिकॉज एक्सेंचर जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, टीसीएस बोलता है मैं, एक्सेंचर बोलता है मैं, चलिए सुनते हैं दोनों बड़ी कंपनियां हैं। कोक पेप्सी में बोलते हैं ना हम हैं सबसे बड़े मार्केट शेयर, तो मैट्रिक्स में किस में एक्सेंचर बड़ी है, किसी में टीसीएस बड़ी है। तो टीसीएस एक्सेंचर जब एक बड़ी कंपनी जब वो बोलती है कि मुझे डिमांड स्लो डाउन नहीं दिख रहा है, राइट, बिल्कुल बड़ा बेस है, बड़ी कंपनी है, बड़ी ऑर्डर बुक्स आ रही हैं, बड़ी डील विंस आ रही हैं। तो आईटी को लेकर के ये जो लग रहा था कि यूएस रिसेशन और आईटी कंपनीज को मार पड़ेगी, मुझे लगता है कि इस बार वह साइकिल डिफरेंटली प्ले होगी। हर बार क्या होता था जी, यूएस में रिसेशन आता था, कंपनी खर्चा काटती थी, आईटी कंपनी वालों को समस्या आती थी। मगर इन कंपनीज का जो डिजिटल बिजनेस है इतना रेलेवेंट हो चुका है, इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, इतनी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है स्लो डाउन कम आएगा। और ये शेयर गिर चुके हैं काफी। तो बढ़त तो नहीं लगती है, मगर गिरावट
जो एक लग रही थी, जो मैं वैल्यूएशन को लेकर के हमेशा बोलता था महंगे हैं, अब मुझे लगता है कि लार्ज कैप आईटी में कंफर्ट जोन आ गया। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग निकुंज। आईटी का थीम तो अब पॉजिटिव सेट हो गया एक्सेंचर के नंबर्स के बाद, अब डोमेस्टिक आईटी कंपनीज के लिए भी, लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस कल का हीरो तो मारुति रहा। और आज एक और खबर आफ्टर द मार्केट कल आती है, देखिए हीरो मोटर ने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए हैं। ऑटोमोबाइल एक बड़ी गिरावट के बाद अब वापस चढ़ता हुआ दिख रहा है। कल का हीरो ही था। अब देखिए तो हीरो का स्टॉक है काफी ऊपर चल रहा है। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट की एक लाइन मैंने पढ़ी थी, शायद बोफा एमएल की थी, टाइम टू हिच अ राइड। यस, वो कहते हैं ना लिफ्ट का समय हो चुका है। आपने बचपन में ट्राई किया सच में? मैं देने वालों में था। लेने वालों नहीं, में कॉलेज नहीं था। जाते वक्त देखिए अब दिखता नहीं है, अब दिखते नहीं है। देखिए अब मानसी और कोई प्रियंका यहाँ पर है, नहीं तो बात करेंगे मैंने कॉलेज में क्या राइड देते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर। एग्जैक्टली वही किस्से मैं हैं। नहीं, बट अभी आजकल जो है लोग हिच नहीं करते, कभी उबर आ देखा ही गई नहीं। है, उबर आ गई है। उबर आ गई है, उबर आ गई है। करेक्ट। वो मजा अलग आजकल। था, बस वहाँ आगे तकलीफ दे दो जरा। दिल्ली कैंपस की बातें हैं, कभी खट्टी कभी मीठी। पर अक्सर ही होता था कि मैं लिफ्ट देने का ट्राई करता, फिर वो लिफ्ट लेता नहीं था। ऐसा भी दे दे कोई तो पूछे। मारुति 800 गाड़ी दीजिए मेरे पास। वो भी सेकंड हैंड। अच्छे बुरे दिन थे, वही है, वही बचपन की बातें याद आ जाती हैं। लेकिन ऑटो के अच्छे दिन अभी हैं। नहीं, अच्छे दिन है मानसी, अच्छे दिन क्यों आएंगे आपको मैं बताऊं। ऑटो के अंदर 3 समस्या थी। 2018 में स्लो डाउन था उनके अंदर इकोनॉमी का स्लो डाउन था। 2020 के अंदर कोविड की मार पड़ी थी। 2021 के अंदर 2021 के अंदर सेमीकंडक्टर की चोट लगी थी। तो मार पड़ी, चोट लगी और स्लो डाउन का इम्पैक्ट आया। अब इस सेक्टर के अंदर सारे धीरे धीरे इश्यूज ठीक हो रहे हैं, डिमांड आ रही है, मगर जो सेक्टर के अंदर पैकिंग ऑर्डर है वह भी चेंज हो रहा है। तो फोकस एक है ऑटो लेना, मगर ऑटो में क्या लेना। मैं पिछले 1.5 साल से हमेशा बोलता था टाटा मोटर्स पे ध्यान रखिए। अब मैं बोलूँगा टाटा मोटर्स पे ध्यान मत रखिए, बिकॉज चाइना में स्लो डाउन है, यूरोप में स्लो डाउन है, जेएलआर के बिजनेस को मार पड़ेगी ही पड़ेगी। तो टाटा मोटर्स अवॉइड मत करिए, अवॉइड करिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा में कैपिटल एलोकेशन का चेंज आ रहा है, ट्रैक्टर ठीक चल रहा है, मार्जिन ठीक है, अनीश साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, चार्ट भी अच्छे लग रहे हैं, ध्यान रखिए। बजाज मुझे नहीं पता बायबैक में क्या होने वाला है, पर मुझे लगता है कि आयशर में अभी भी लोग लिफ्ट लेना चाहेंगे। एक एक्सपीरियंशियल बाइक है, उसके जो मार्जिन हैं 20% से ऊपर हैं, एक प्रीमियम कैटेगरी बाइक है वो। आप एक आयशर और आरी खरीदते हैं, और जबकि हीरो मोटरसाइकिल और बजाज की बात करता है तो मोटरसाइकिल खरीदते हैं। बिल्कुल। तो हम कहते हैं ना जी, इट इज लाइक बाइंग एन एप्पल फोन, इट इज नॉट बाइंग एन मोबाइल फोन। तो आयशर को लेकर के वो एक एस्पिरेशनल ब्रांड है, यंग है, डेमोग्राफिक्स हैं, मार्जिन स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है इनका एक्सपोर्ट भी ठीक चल रहा है। बिल्कुल। प्रॉब्लम्स थी ऑटोमोबाइल स्पेस में जो ठीक हो रही है, लेकिन अब भी चिप शॉर्टेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपटीशन है, क्या वो एक कंसर्न नहीं बिल्ड होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है और ज़रूर बढ़ेगा, मगर उसमें अभी समय लगेगा। टाटा मोटर्स जैसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे बड़ी जिसकी प्लेयर है, मेरे हिसाब से टाटा मोटर का जो मंथली रन रेट है, अजय शायद चेक करिएगा, 1000 से ऊपर है। मुंबई की सड़कों पे आप जाते हैं तो हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी दिखती है, तो हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिखती है जी, दिखती है। सड़कों में दिखती है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं साउथ बॉम्बे में दिखती है, मुंबई की सड़कों थोड़ी पर फनी दिखती है, लेकिन दिखती है। मेरे तो अच्छी लगती है, एकदम डायनामिज्म है। नंबर प्लेट की गाड़ी दिखती है, वो इंपॉर्टेंट है, मगर कितनी गाड़ियां हरी नंबर प्लेट वाली टाटा मोटर बेच रहा है, ये ट्रेंड होने में समय लगेगा मन से। इस समय कमर्शियल इंजन की डिमांड में कमी नहीं आने वाली है, मगर टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल भी अच्छा चल रहा है और कमर्शियल इंजन व्हीकल भी उसके अच्छे आ रहे हैं। टाटा मोटर के अंदर डोमेस्टिक बिजनेस बहुत अच्छा है, मगर जेएलआर को लेकर के मुझे चिंता इसलिए लगती है बिकॉज चाइना के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, और जेएलआर का एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है वहां से। और दूसरा, अगर आप जेएलआर की गाड़ियां देखें तो इंटरनेशनली दे आर नॉट द मोस्ट एस्पिरेशनल कार्स। अभी भी आप टॉप 3 गाड़ियाँ कौन सी आप बोलेंगे? टॉप 3 गाड़ियाँ अगर आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे मर्सिडीज है, आउडी है, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट BMW है। चौथे नंबर पे जेएलआर की गाड़ियाँ आती है। तो एस्पिरेशन को लेकर मुझे समस्या लगती है। बिल्कुल। तो ये हो गई चर्चा स्टॉक्स मार्केट और ऑटो स्पेस का। अगर आप ऑटो एंथुजियास्ट हैं और आप स्पेस में ट्रेड भी कर रहे हैं तो 27 तारीख को मंडे को जरूर नजर बना के रखें। बिग डैडी ऑफ एसयूवीज नई स्कॉर्पियो आ रही है। आई एम श्योर अजय आप वेट कर रहे हैं। मैं बहुत
कर रहा Viewers को कल हूँ से- बॉस के सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी को बहुत ही ईगरली देख रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये 27 तारीख का ट्रिगर है, लेकिन आपने तो कल से ही इसको एक ट्रिगर बनाया है बड़ा। आपने XUV 500 देखा क्या किया उसने, XUV 700, स्कॉर्पियो, मुझे उम्मीदें बहुत है उस प्रोडक्ट से, Right. और इसलिए वो बजिंग रख सकता है स्टॉक को। चलिए चलिए आगे चलते हैं। व्हाई डोंट यू गो फॉर इट, फिर उसके बाद आई एम श्योर बहुत लोग आपसे लिफ्ट लेना चाहेंगे। सही कहा आपने।